हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी विथ आशु में। आज हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि समानता यानी इक्वलिटी टॉपिक से संबंधित है। तो इससे संबंधित बहुत विस्तार से हमने एक लेक्चर को लिया है जिसमें एक एक लाइन मैंने समानता के टॉपिक को पढ़ा है जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी का है और बहुत विस्तार से हमने पढ़ा है। तो अब बारी है उसके एमसीक्यू को। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को या अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी तरह आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर कराया जाए ताकि जो भी व्यक्ति यूपी बिहार और झारखंड बोर्ड्स की तैयारी करें उनके लिए लाभदायक हो। साथ ही साथ जो यूजीसी नेट के लिए तैयारी करें उनका कहीं ना कहीं बेसिक मजबूत होगा, साथ ही साथ पीसीएस बीपीएससी टीआरई4 तमाम एग्जाम्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और जहां भी ऑनलाइनर पेपर आता है या ऑनलाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां बहुत फायदेमंद होगा। तो कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहे और बिना देर के आइए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। हमारे बीच पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है, समानता की अवधारणा किस बात पर सबसे अधिक बल देती है। हमने समानता के टॉपिक को पढ़ा, उसमें तमाम तरह की आर्थिक सामाजिक राजनीतिक अलग अलग समानताओं की बात की, सांस्कृतिक समानता की बात की। अब आता है उसका एमसीक्यू को। तो पहला क्वेश्चन है कि समानता की अवधारणा जो हम लोग पढ़ चुके हैं किस बात पर सबसे अधिक फोकस करता है। तो इसमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें बारी बारी से हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे। पहला ऑप्शन है सभी व्यक्तियों के साथ हर स्थिति में समान व्यवहार करना। जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका है कि हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार एक ही मतलब समान स्थिति या समान व्यवहार करना पॉसिबल नहीं है। एक स्थिति में मान लीजिए कि दो लोग हैं जिसमें से एक स्वस्थ व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट है, किसी तरह का कोई उसे दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा विकलांग व्यक्ति है। अगर कहीं हम एक स्थिति में दोनों के साथ समान व्यवहार करेंगे तो जो विकलांग व्यक्ति है उसके साथ कहीं ना कहीं गलत होगा। इसीलिए पहला पॉइंट यहाँ पे हम लोग गलत करेंगे कि एक स्थिति में समान व्यवहार करना पॉसिबल नहीं है। हर व्यक्ति का अलग अलग कंडीशन है। कोई हो सकता है कि सामाजिक रूप से पिछड़ा हो तो उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है तमाम मनुष्यों को रंग लिंग या वंश के फर्क के बावजूद समान माना जाए। जैसे कि अनुच्छेद 14 जो मौलिक अधिकार है उसमें कहा गया है रंग लिंग या वंश किसी भी आधार पर कोई व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हमारा ये प्रश्न या ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे लोगों के साथ हम लोग भेद को खत्म कर सकते हैं। जैसे किसी के साथ रंग के साथ, लिंग के साथ या वंश के साथ भेद नहीं किया जाए तो इस स्थिति के आधार पर या कंडीशन के आधार पर हम समान व्यवहार कर सकते हैं। तो तमाम मनुष्यों के साथ रंग लिंग या वंश के आधार या फर्क के बावजूद हम समान व्यवहार करेंगे। ये प्रश्न सही होगा। दूसरा आता इसमें सी ऑप्शन सारे देखेंगे लेकिन पहला सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सटीक होगा, लेकिन सारे देखेंगे। समाज के सभी सदस्यों की आय को एक समान करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्या आपको लगता है कि हम जितना कमा रहे हैं और मुकेश अंबानी जितना कमा रहे हैं सबको बराबर कर दिया जाए? बिल्कुल गलत बात है। इस कंडीशन में तो मेरिटोक्रेसी, जो मेरिट वाले लोग हैं वे कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव हो जाएगा। और अंतिम है केवल शिक्षित लोगों को विशेष अधिकार देना, बिल्कुल गलत है। तो एक हमारा सही हुआ, बाकी के गलत है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा है स्वतंत्रता से संबंधित। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी किस क्रांति का मुख्य नारा था? हमने पहले पढ़ा भी है कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ये 3 पॉइंट फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांसीसी क्रांति से। और हमारा भारतीय संविधान भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है और हमारे प्रस्तावना यानी प्रेम्बल में इन शब्दों का जिक्र किया हुआ है। तो रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। 1917 में रूसी क्रांति हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न हमारा है कि साझी मानवता की धारणा निम्नलिखित में से किसका आधार है? यानी साझी मानवता, यहाँ मानवता को केंद्र में रखा जा रहा है। तो हम लोग ने पहले भी पढ़ा है कि मानवता को केंद्र में कौन रखता है? मानवाधिकारवादी। तो सबसे पहले हम किनको देखेंगे? चारों ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। पहला है कि नस्लीय भेदभाव, मानवता को केंद्र में रख के नस्लीय भेदभाव की बात नहीं की जाती है, तो ये गलत होगा। पितृसत्ता तो बिल्कुल नहीं करेगा, पेट्रियार्की बिल्कुल नहीं करेगा, आर्थिक श्रेणीबद्धता बिल्कुल नहीं करेगा। इसका सबसे सटीक ऑप्शन है
सार्वभौमिक मानवाधिकार जो कि साझी मानवता की बात करता है कि हर मनुष्य एक जैसा है, इसलिए हर मनुष्य के साथ एक जैसा एक जैसा व्यवहार करना चाहिए और किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो साझी मानवता की बात कौन करते हैं? सार्वभौमिक मानवाधिकारवादी करते हैं। चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, अध्याय के अनुसार समाज को अन्यायपूर्ण बनाने वाली मुख्य चीज क्या है? जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा कि कौन कौन सी चीज है जिसके आधार पे हम एक समाज को अन्यायपूर्ण समाज के रूप में कह सकते हैं। तो अन्यायपूर्ण समाज शब्द को समझिएगा कि एक अन्यायपूर्ण समाज किस स्थिति में बनता है और क्या चीज उसके लिए क्या कारण होता है जिसके बेसिस पे हम एक समाज को अन्यायपूर्ण समाज कहते हैं। तो चारों ऑप्शन देखेंगे। पहला है कि क्रिकेट में किसी का प्रथम स्थान प्राप्त होना, बिल्कुल नहीं, अपने मेरिट के आधार पर फर्स्ट स्थान लाता है तो ऐसी नहीं होगी। दूसरा, किसी का सफल वकील बनना, बिल्कुल नहीं होगा कि कोई व्यक्ति सफल वकील बना तो कहीं ना कहीं उसकी व्यक्तिगत अपना योगदान है, तो सफल वकील बनना कहीं ना कहीं उसकी अपनी योग्यता है। तीसरा पॉइंट, बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य की उपलब्धता में असमानता। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति को आप शिक्षा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में असमान रख रहे हैं कि तो उस कंडीशन में व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है और उस समाज को हम अन्यायपूर्ण समाज कह सकते हैं या कहते हैं कि जिसमें दो व्यक्तियों के बीच किसी न किसी आधार पर भेदभाव किया जाए, चाहे वह शिक्षा के आधार पर भेदभाव किया जाए, स्वास्थ्य के आधार पर भेदभाव किया जाए या और भी तमाम कारण है जिसके आधार पर हम भेदभाव कर सकते हैं। तो उस समाज को, जिस भी समाज में भेदभाव हो रहा है, उसे अन्यायपूर्ण समाज कहेंगे। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं कि व्यक्तिगत पसंद और प्राथमिकताओं में अंतर बिल्कुल हो सकता है। हर व्यक्ति एक दूसरे से अद्वितीय है। हर व्यक्ति का पसंद, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका, हर व्यक्ति की योग्यता सब कुछ अलग है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा कि कोई समाज को अन्यायपूर्ण तब करेंगे जब लोगों के बीच विभिन्न आधारों पर असमानताएं या समान व्यवहार किया जाए, असमानता हो। ठीक है, पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, प्राकृतिक असमानता का मुख्य कारण क्या माना जाता है? जो प्राकृतिक असमानता है उसका मुख्य कारण क्या माना जाता है? प्राकृतिक असमानता किस बेसिस पे हम कहते हैं? जैसे कोई व्यक्ति का IQ पावर बहुत ज्यादा हुआ, कोई व्यक्ति महिला या के रूप में पैदा हो गई, कोई पुरुष के रूप में पैदा हो गया, तो इस कंडीशन में उसका तो कोई योगदान है नहीं। तो क्या प्राकृतिक असमानता के लिए समाज द्वारा किया गया शोषण जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं, समाज का कोई लेना देना नहीं है। तो प्राकृतिक असमानता के लिए समाज का कहीं कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, अवसर का अभाव। ऐसा थोड़ी है कि बच्चा पेट में था उस समय उसको अवसर नहीं मिला कि भाई तुम्हारे साथ तो तुम स्त्री बन के जाओगे या तुम मंदबुद्धि बन के जाओगे या बहुत तेज पढ़ने वाले बन के जाओगे, ऐसा तो कुछ था नहीं। अगला आता है कि सरकारी नीतियां, इससे क्या ही मतलब है सरकारी नीतियों को? तो सबसे सटीक इसका उत्तर होगा, लोगों को जन्म विशिष्टताएं और विभिन्न क्षमताएं होती हैं कि जब व्यक्ति या बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उस व्यक्ति में विशिष्ट कुछ गुण होता है और उसकी कुछ विशेष क्षमता होती है। तो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। तो हर व्यक्ति में एक विशिष्ट गुण और विशिष्ट क्षमता होती है, तो कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक असमानता है और उसमें व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। हम वहां सुधार कर सकते हैं जहां पे समाज द्वारा बनाई गई कुछ नीतियों के आधार पे लोगों के साथ भेदभाव या असमानता हो रहा है, वहां सुधार हम कर सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक असमानता को हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा जन्म से है तो फिर उसके साथ हर व्यक्ति, आप महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में जन्म लेंगे, आप बहुत तेज होंगे, विकलांग होंगे, इसमें व्यक्ति का कोई चारा नहीं चलता, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्राकृतिक असमानता क्या है? लोगों की जन्म विशेषताएं और विभिन्न क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को विशिष्ट बनाता है या किसी व्यक्ति को कम विशिष्ट बनाता है। आगे हम देखेंगे, समाज जनित सोशल प्रोड्यूस्ड असमानताएं कैसे पैदा होती हैं? समाज जनित यानी सोशल प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब है कि समाज के द्वारा पैदा की गई कौन सी असमानताएं हैं जिसे हम समाज के द्वारा पैदा की गई के रूप में देखते हैं। तो इसमें चार ऑप्शन को देखते हैं। विभिन्न शारीरिक क्षमताओं के कारण नहीं, व्यक्ति जन्म से अलग अलग क्षमताओं के साथ जन्म लेता है। हर व्यक्ति की अलग क्षमता होती है जब पैदा लेता है, तो उसमें उसका कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि बौद्धिक और शारीरिक कार्य के बीच समाज द्वारा किए गए अंतर के कारण। अब देखिए, जब हम कार्यों का बंटवारा किसी विशेष बौद्धिक या किसी विशेष शारीरिक संरचना के आधार पर कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि कोई काम महिला नहीं कर सकती है, कोई काम पुरुष कर सकता है, तो इस कंडीशन में हम काम का बंटवारा कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम समाज जनित, आपका हो गया समाज द्वारा निर्मित हो गया कि हम समाज
या हम लोगों के द्वारा डिसाइड किया जा रहा है कि कौन सा काम हम कर सकते हैं, कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में यह समाज जनित यानी सोशल प्रोड्यूस्ड हो जाएगा कि हमारे द्वारा बनाई गई यह समानता है। ये कोई पैदा ही से नहीं हो के आया था। हम लोग को जब पैदा हुए थे तभी नहीं कह दिया गया था या पेट में थे उसी समय कि तुम्हारे लिए फलाना काम डिसाइड किया गया है, बिल्कुल नहीं। तो हम जब समाज में आते हैं, समाज का पार्ट बनते हैं, तब हमें पता चलता है। जैसे आज हम कार्यों का बंटवारा देखते हैं कि महिलाओं के लिए विशेष काम आरक्षित किए जाते हैं कि महिला है तो घर का काम करेगी, महिला है तो बच्चा की देखभाल करेगी। महिला को बच्चा पैदा करना वो अलग चीज है, वो तो जैविक मुद्दा हो गया कि वो बच्चा पैदा कर सकती है। लेकिन हम अगर कहें कि नहीं सिर्फ महिला ही बच्चा का देखभाल कर सकती है, तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं हम महिलाओं के साथ भेदभाव और कार्य का बंटवारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे समाज जनित असमानताएं हो जाएंगी। CD पॉइंट भी देख लेते हैं कि चिकित्सा विज्ञान की प्रगति इससे कोई लेना देना नहीं है, व्यक्ति की अपनी पसंद के कारण बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यहाँ सबसे सटीक उत्तर क्या होगा कि समाज जनित कौन सा कारण है कि जब हम किसी व्यक्ति की बौद्धिक और शारीरिक संरचना देख के हम काम का बंटवारा कर रहे हैं। ठीक है, और भी अगर आपको सही से समझा पा रहे हैं हम तो फिर दोस्तों को शेयर करिए ताकि और भी इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करें। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि राजनीतिक समानता में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। हम जब पॉलिटिकल इक्वलिटी यानी राजनीतिक समानता की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सा चीज आता है। जैसे आप याद करिए कि वोट देने का अधिकार, नागरिक के रूप में वोट देने का अधिकार है, अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार है। विभिन्न तमाम सारी स्वतंत्रताएं या समानताएं हमको राजनीतिक रूप में दी गई। तो राजनीतिक समानता का मतलब आप क्या समझते हैं वही पूछना चाह रहा है। तो पहले समान संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये तो आर्थिक समानता को भी नहीं कह रहा है। आर्थिक समानता भी कहता है कि हम बुनियादी जरूरत पूरा करेंगे। एक समान या एक जैसा संपत्ति सबके पास आ जाए, ऐसा आर्थिक समानता भी नहीं करता है। दूसरा, समान नागरिकता और मतदान का अधिकार। जैसे हमने अभी चर्चा किया कि हम क्या चाहते हैं कि समान नागरिकता, अगर नागरिक के रूप में हम समान है तो हमें मतदान भी या मतदान करने वोट देने का अधिकार भी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी सही है। CD भी देख लेते हैं। सभी को एक जैसी नौकरी बिल्कुल नहीं, अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के आधार पर लोगों को नौकरी मिलती है। साथ ही साथ समाज में उच्च पद का मिलना बिल्कुल राजनीतिक समानता नहीं होगा। अपनी योग्यता से व्यक्ति अपने मेरिट के आधार पर समाज में उच्च पद प्राप्त करता है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा कि राजनीतिक समानता क्या है कि समान नागरिक के रूप में वोट देने या मत देने का अधिकार, राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार, चुनाव में खड़ा होने का अधिकार, तमाम चीजें राजनीतिक समानता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अवसरों की समानता का वास्तविक अर्थ क्या है। जब हम अवसर की समानता की बात करते हैं तो इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि सभी को बिना किसी योग्यता के पद देना, बिल्कुल नहीं। आपकी योग्यता, आपका जो भी योग्यता है उसको देख के ही दिया जाता है। तो एक जैसा पद दे देंगे तो ये अवसर की समानता थोड़ी हो जाएगी। दूसरा, अपनी दक्षता विकसित करने के लिए सभी को समान अधिकार मिलना, बिल्कुल सबसे सटीक उत्तर है कि आपको अपनी योग्यता, आपको अपना प्रतिभा, आपके अपने लक्ष्य को उभारने के लिए आपको मौका तो मिलना चाहिए। तो यही मौका मिलना आपको अवसर की समानता की। आप क्या करिएगा उससे आपका रिजल्ट क्या होगा, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन कम से कम आपको मौका मिलना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपका ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन CD भी देखेंगे, अमीर और गरीबों के बीच के अंतर को पूरी तरह मिटा देना, बिल्कुल नहीं। केवल शहरी लोगों को सुविधा देना, यहाँ तो भेदभाव आप कर रहे हैं। तो फिर समानता की बात हुई कहाँ। तो अवसर की समानता क्या है, अपनी दक्षता विकसित करने के लिए सभी को समान अधिकार मिलना, कि हर व्यक्ति को अधिकार दी जाए, कम से कम उसको अधिकार देना चाहिए अवसर का, ताकि व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचाने। उसको मौका तो दीजिए। आप मौका नहीं दीजिएगा तू काम कर, कोई काम कैसे कर पाएगा। हमको संगीत गाना आता है, हमको संगीत गाने का आज तक मौका नहीं मिला, तो उस कंडीशन में क्या आपको लगता है कि हम अच्छा संगीतकार बन पाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप मौका नहीं मिला तो नहीं बन पाएंगे। आगे अगला प्रश्न है हमारे बीच, मार्क्सवाद के अनुसार समाज में खाईनुमा असमानताओं का बुनियादी कारण क्या है। अब जो मार्क्सवाद की बात हम लोग कहते हैं तो मार्क्सवाद का एक पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा कि कोई भी टॉपिक हो जाए तो उसका शुरुआत अर्थव्यवस्था से होता है और खत्म भी मार्क्सवाद कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से होता है। तो जहां भी वो बात करेगा पैसा या आर्थिक संसाधन की बात अवश्य करेगा, जो कि इसमें भी है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज में खाईनुमा असमानता का बुनियादी कारण क्या है, तो इसमें प्रतिभा की कमी हो, ऐसा कुछ बात नहीं करते हैं मार्क्स। ठीक है। तीसरा, धार्मिक विश्वास का भी, धर्म को एक अफीम के रूप में मानते हैं मार्क्स। तकनीकी पिछड़ापन, इनसे भी उनको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ सबसे सटीक उत्तर है बी, जो कि महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व। उनका कहना है कि जो पूंजीपति हैं, जो मुट्ठी भर पूंजीपति हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक संसाधन पर अपना नियंत्रण कर लिए हैं, जिसके चलते एक बड़ी संख्या में जो मजदूर वर्ग है
उसके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। तो इस कंडीशन में अमीर और गरीब के बीच जो खाई है वो बढ़ रहा है। तो मेन कारण उसका क्या है कि आर्थिक संसाधनों पर निजी स्वामित्व, तो लोगों का निजी अधिकार हो गया है। और जिन लोगों के पास अधिक संसाधन या अधिक आर्थिक स्थिति से परिपूर्ण है तो उस कंडीशन में सरकार को कंट्रोल करने लगते हैं, और जो सबसे निचला तबका का व्यक्ति है उसके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। तो कहीं आर्थिक संसाधन की बात करते हैं। 10वां प्रश्न हमारे बीच ये रहा। 10वां प्रश्न है, उदारवादी यानी लिबरल्स समाज में लाभांशों के वितरण का सबसे न्यायपूर्ण तरीका किसे मानते हैं। उदारवादी जो है उनके अनुसार जो समाज में लाभांश यानी जो प्रॉफिट यानी लाभ हुआ है उसका वितरण का तरीका कौन सा उनके अनुसार सही है। तो पहला, सरकारी नियंत्रण की बात बिल्कुल नहीं करते। जो शुरुआती उदारवादी हैं, जिन्हें शास्त्रीय उदारवादी के रूप में जाना जाता है, वह कोई भी सरकारी नियंत्रण की बात नहीं करते। साथ ही साथ पारिवारिक वंश से भी उनको कोई लेना देने नहीं है। स्वतंत्रता और खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए उनके अकॉर्डिंग। कि लिबरल चाहते हैं कि व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में समझा जाए और व्यक्ति को पर्याप्त संभावना, पर्याप्त अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और खुली प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अपने आप को आगे ला पाए। तो व्यक्ति को खुली और स्वतंत्र और खुली प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं 11वां प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न हमारा, नारीवाद यानी फेमिनिज्म के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता किसका परिणाम है। देखिए, नारीवादी जो फेमिनिस्ट हैं, जो महिला अधिकार की बात करते हैं, उनके अनुसार स्त्री पुरुष में जो असमानता है उसका मेन कारण क्या है, यही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जैविक बनावट। अब अगर किसी कोई व्यक्ति या कोई महिला के रूप में पैदा हुई है तो उसका उसमें कितना योगदान होगा, उसका अपना कोई योगदान नहीं है। कोई पुरुष पुरुष के रूप में पैदा होता है तो उसका उसमें कितना योगदान है। अब ठीक है, तो उस कंडीशन में जैविक बनावट उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, जैविक बनावट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाद में जैविक बनावट के आधार पर हम भेदभाव करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन जैविक बनावट उसके लिए योगदान नहीं करता है। दूसरा, महिलाओं की कम वृद्धि का इससे भी कोई संबंधित नहीं है, केवल आर्थिक कारकों का भी कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा कि महिला या नारीवादी पुरुष और महिला के बीच असमानता का मेन कारण पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता का आधार मानते हैं कि पितृसत्ता या पेट्रियार्की के कारण ही महिला और पुरुष को बांट दिया गया है और महिला किसी न किसी पुरुष के समान है। अगर महिला छोटी है तो कहीं ना कहीं पिता के अंडर रहेगी, अगर वो बड़ा हो गई तो भाई उस पर थोड़ा बहुत रूल करेगा, अगर शादी हो गया तो उसका पति उस पर पति के अकॉर्डिंग चलेगी। तो कहीं ना कहीं महिलाएं हर रूप में बंधी हुई है। तो पेट्रियार्की यहाँ साफ दिखता है कि महिला कभी भी स्वतंत्र नहीं होती और महिला किसी न किसी रूप में किसी न किसी कोई न कोई पुरुष के अधीन होती है, चाहे वह पुरुष पिता या फिर कोई भी हो, चाहे बेटा ही उसका क्यों ना हो। 12वां प्रश्न हमारी और ये रहा। 12वां प्रश्न है कि नारीवादियों के द्वारा बताए गए स्त्रियों के दोहरे बोझ का क्या अर्थ है। अब देखिए, नारीवादी, जब हम अभी समानता टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था कि महिलाओं पर दो तरह का बोझ है। अगर महिलाएं किसी तरह से सार्वजनिक काम में यानी किसी जॉब में रहती हैं, कोई रोजगार में आती हैं, तो उस कंडीशन में उनके साथ दोहरा बोझ क्या है कि एक तो आप रोजगार कर रहे हैं, 8 घंटा 10 घंटा का ड्यूटी कर रहे हैं, वो अलग है। उसके अलावा आपको घर आने के बाद भी सुबह का खाना, शाम का खाना, बर्तन धोना, सारा काम करना पड़ रहा है। मतलब महिलाएं, एक तो आप जैसे पुरुष क्या है कि आपका ड्यूटी करके आए 8-10 घंटा का, बाहर से जॉब करके आए, तो इसके बाद आपको कोई काम नहीं। लेकिन महिलाओं के साथ है कि आप जॉब के बाद भी आपको काम करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी उसको काम करना पड़ रहा है। तो दोहरी बोझ का अर्थ है कि अधिक वजन उठाना, ऐसा कुछ नहीं है कि अधिक वजन उठाने की बात कर रहा है। साथ ही दो नौकरियों में काम करना, बिल्कुल नहीं। साथ में शारीरिक और मानसिक श्रम, बिल्कुल नहीं। तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा कि घर और बाहर सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की जिम्मेदारी संभालना। अगर बाहर में काम कर रही है तो ऑफिस का जिम्मेदारी संभालना, घर में काम कर रही है तो पति बच्चा सास ससुर का जिम्मेदारी संभालना। तो कहीं न कहीं महिलाओं पर डुअल बर्डन यानी दोहरा बोझ डालता है और एक एक्स्ट्रा तनाव के रूप में काम करता है महिलाओं पे। 13वां प्रश्न, तो हमारा 13वां प्रश्न ये रहा कि राम मनोहर लोहिया ने कितनी तरह की क्रांतियां की बात की। जैसा कि हमसे थोड़ा सा यह मिस्टेक हुआ कि हम यहाँ पे ऑप्शन भी कहीं ना कहीं प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। तो सप्त क्रांति की बात करते हैं राम मनोहर लोहिया, यानी 7 तरह की क्रांति की बात करते हैं। जैसे असमानता दूर करना, गरीबी दूर करना, महिला पुरुष के साथ समान व्यवहार करना, ये सारे तमाम प्रावधान राम मनोहर लोहिया के असमान सप्त क्रांति में आते हैं और सप्त क्रांति के माध्यम से 7 तरह की क्रांति करने की बात राम मनोहर लोहिया करते हैं। आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न हमारा है कि समानता को बढ़ावा देने का पहला कदम क्या होना चाहिए। अगर हम समाज में समानता लाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए। तो क्या हमें सभी को अमीर बना देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो इस कंडीशन में तो मेरिट वाले लोग दब जाएंगे। क्या निजी संपत्ति को खत्म कर देना चाहिए?
बिल्कुल नहीं। मनुष्य स्वार्थी प्राणी होता है और मनुष्य को अगर निजी संपत्ति नहीं रहेगी तो उसकी रुचि कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी और व्यक्ति अराजक स्थिति में आ जाएगा। तो निजी संपत्ति को खत्म करने की बात नहीं की जाती। केवल महिलाओं को अधिकार देना, अगर केवल महिलाओं को अधिकार देते हैं तो उस कंडीशन में पुरुषों के साथ भेदभाव हो जाएगा। तो सबसे सटीक उत्तर होगा कि समानता लाने के लिए हमारा पहला कदम क्या होगा, तो विशेषाधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना। कोई भी व्यक्ति को अगर विशेषाधिकार दिया जा रहा है तो उस व्यक्ति के विशेषाधिकार को खत्म किया जाए ताकि हर व्यक्ति को समान अधिकार और समान मौका मिल सके। तो हमारा पहला कदम होगा कि समाज में वैसे व्यक्ति जिन्हें विशेषाधिकार दिया गया है और वह विशेषाधिकार का किसी न किसी रूप में आनंद ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनके विशेषाधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना ही हमारा पहला कदम होगा, जो कि हर व्यक्ति समान है। हमारा 15वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान समानता को बढ़ावा देता है। जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो हमारे भारतीय संविधान में हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उन मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता की बात की गई है विविध आधारों पर कि हर व्यक्ति जन्म से समान है, तो उसके साथ लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष समानता, जाति के आधार पर छुआछूत नहीं करना। तो ये कौन कौन से प्रावधान है जो संविधान में लिखे गए हैं और ये समानता को बढ़ावा देते हैं। तो पहला छुआछूत के अंत की बात करते हैं जो कि अनुच्छेद 17 में है। आर्टिकल 17 के तहत कहा गया है कि जो भी छुआछूत की स्थिति में कोई किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी छुआछूत नहीं किया जाएगा, तो अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी को खत्म करता है। बी आता है, बी ऑप्शन है कि धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष समानता हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए और यह अनुच्छेद 14 में है। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएंगे कि व्यक्ति के छुआछूत को खत्म कर दिया गया है, धर्म के आधार पर भेदभाव खत्म कर दिया गया है और कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है। तो 15 का सभी ऑप्शंस सही होंगे। 16वां प्रश्न है कि सकारात्मक कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य क्या है। अफर्मेटिव एक्शन। सकारात्मक कार्रवाई क्या हो गया कि किसी व्यक्ति के लिए विशेष प्रावधान करना, जैसे समाज के कोई दबे कुचले या फिर उपाश्रित लोग हैं जिनके साथ समाज में भेदभाव किया गया, तो उस कंडीशन में उनको विशेष प्रावधान सरकार द्वारा, समाज द्वारा दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है उनके लिए विशेष प्रावधान सरकार द्वारा की जानी चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखेंगे। सबसे पहले है ऑप्शन ए कि नए विशेष अधिकार बनाना। बिल्कुल नहीं। अगर नए विशेष अधिकार बनाएंगे तो वही विशेष अधिकार आगे चल के कहीं ना कहीं एक कुप्रथा का कारण बनेगा, इसलिए ऐसा कोई भी विशेष अधिकार नहीं देना है। सी है योग्यता को पीछे धकेलना। बिल्कुल नहीं। राज्य पीछे चल जाएगा। अगर योग्य लोग नहीं रहेंगे तो स्टेट का विकास या डेवलपमेंट नहीं होगा, तो स्थिति बहुत खराब और बदतर हो जाएगी। केवल आर्थिक सहायता देना। बिल्कुल नहीं। अगर 1500 रुपये आप किसी को दे भी दिए तो उस कंडीशन में क्या कर लेगा। जैसे विकलांगों को शायद 1000 रुपये के आसपास मंथली दिया जाता है, तो उस कंडीशन में बेचारा क्या कर लेगा वो। तो उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि अतीत की असमानताओं के दुष्प्रभाव को कम करना। सकारात्मक कार्रवाई का मतलब है कि अतीत में जो उनके साथ भेदभाव हुआ है, तरह तरह का कुप्रथा के माध्यम से उनके साथ जो गलत किया गया है, तो सारी असमानताओं या दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए उनके साथ विशेष प्रावधान करना, जो कि आरक्षण के रूप में सरकार देती है। तो सकारात्मक कार्रवाई क्या है, अतीत की असमानताओं के दुष्प्रभाव को दूर करना इसका उद्देश्य है और इसके लिए सरकार द्वारा विशेष प्रावधान इन लोगों के लिए की जाती है। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न हमारे बीच आता है। 17वां प्रश्न है कि विभेदक बर्ताव यानी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट या विभेदक बर्ताव क्या है कि किसी व्यक्ति को किसी स्थिति में विशेष प्रावधान करना किसी व्यक्ति के साथ। मान लीजिए कि एक विकलांग व्यक्ति है, अब उसके पास है कि अगर नॉर्मल सीढ़ी बना दिया जाए तो वो नहीं चढ़ पाएगा, अपने घर के फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर पे नहीं चढ़ पाएगा, तो उस कंडीशन में उसके लिए रैंप बनाया जाएगा, जो स्लोप या एक ढलकाऊ टाइप का नहीं होता है सीढ़ी, उस ढंग का बना दिए, रैंप बना दिए उसके लिए, ताकि उसके जो स्ट्रीट क्या उसको बोलते हैं, मतलब जिसपे वो चलता है, व्हील चेयर को आसानी से चढ़ाया जा सके। तो उसके लिए एक रैंप बनवा देना ज़्यादा अच्छा होगा कि जब वह समानता के लक्ष्य को बढ़ावा दे, तो जैसे कि उसके लिए एक रैंप बनवा देना। विभेदक बर्ताव क्या है कि उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया कि तुम नहीं चढ़ पाओगे तो तुम्हारी रैंप की व्यवस्था रखते हैं, तुम सीढ़ी की जगह रैंप या फिर ढलाऊनुमा सीढ़ी से चढ़ोगे। इसका जब वह किसी खास धर्म से हो बिल्कुल नहीं, जब वह पुरुष वर्चस्व स्थापित बिल्कुल नहीं, जब वह मनमाना हो बिल्कुल नहीं। तो अगर विभेदक बर्ताव करने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को विशेष प्रावधान देना, किसी व्यक्ति को विशेष सुविधा देना, जैसे कि विकलांगों की कंडीशन में दिया जाता है, या फिर हमारे यहाँ ST/SC कैटेगरी को जो आरक्षण दिया जाता है तो उनको OBC कैटेगरी को आरक्षण देता है, तो इस कंडीशन को देखते हुए की जाती है कि उनके साथ थोड़ा विशेष बर्ताव किया जाए ताकि उनके साथ जो असमानता हुई है उसको खत्म किया जा सके। 18वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है कि आर्थिक असमानता को मापने का एक तरीका क्या है। आर्थिक असमानता को हम कैसे नाप सकते हैं, आर्थिक असमानताओं को किस बेसिस पे हम नाप सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि साक्षरता दर को नापना। बिल्कुल नहीं। साक्षरता दर से हमें शिक्षा का स्तर पता चलेगा कि कोई व्यक्ति कितना शिक्षित है, इस समाज का कितने लोग शिक्षित हैं, ये पता कर सकते हैं हम साक्षरता दर से। इसके बाद संपन्नता और निर्धनता समूह के बीच का अनुपातिक अंतर नापना। आर्थिक असमानता कैसे नापेंगे, तो देखेंगे कि समाज के कितने लोग संपन्न हैं और कितने लोग असंपन्नता की स्थिति में है, कितने लोग के पास पर्याप्त संसाधन है और कितने लोग निर्धन है, जिनके पास यहाँ तक कि
रोजमर्रा की जिंदगी के लिए खाने का भी ठिकाना नहीं है। तो आर्थिक असमानता को कैसे नापेंगे कि हमारे जो सबसे ऊंचे तबके, जो सबसे धनी लोग हैं, उनके तुलना करेंगे किससे, जिसके पास कुछ नहीं है, सबसे निर्धन या सबसे गरीब लोगों से। तो तुलना करेंगे तो उन दोनों के बीच का जो अनुपात निकलेगा वो हमारी आर्थिक असमानता को मापने का एक बहुत अच्छा तरीका है। केवल सरकारी आय बिल्कुल नहीं, जनसंख्या की गणना नहीं। जनसंख्या का गणना करेंगे तो हमको पता चलेगा कि एक देश में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो यहाँ सबसे सटीक होगा आर्थिक असमानता को मापने का कि संपन्नता और निर्धनता समूह के बीच के अनुपात को मापना कि समाज में कितने लोग धनी हैं और कितने गरीब हैं। 19वां प्रश्न आपके बीच ये रहा। 19वां प्रश्न हमारा है कि समाजवादियों के अनुसार आर्थिक असमानता किसे बढ़ावा देती है। अब जो समाजवादी हैं, जैसे हमने उदारवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी पढ़ा है, तो समाजवादियों के अनुसार आर्थिक असमानता किसे बढ़ावा देती है? केवल व्यक्तिगत विकास को? बिल्कुल नहीं। सामाजिक रुतबे और विशेष अधिकार जैसी अन्य समानताओं को? अब देखिए, सबसे अच्छा उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी। कह रहा है कि समाजवादियों के अनुसार आर्थिक असमानता किसे बढ़ावा देती है? तो एक समाज में किसी व्यक्ति का रुतबा बहुत ऊपर हो सकता है और एक व्यक्ति बहुत नीचे हो सकता है। एक व्यक्ति को विशेष अधिकार मिला, दूसरा को कुछ नहीं मिला, तो यह सामाजिक रुतबे और विशेष अधिकार जैसी अन्य असमानताओं को बढ़ावा देता है। जैसे आज ही आप देखिए, कल होके आपको नौकरी नहीं लगा तो आपको आपके आपके घर वाले आपको नहीं पूछेंगे, आपके परिवार वाले आपको नहीं पूछेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी सामाजिक स्थिति या समाज के द्वारा आपके रुतबे, आपके पैसे को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ तक कि हमारे द्वारा क्या किया जाता है कि समाज में जिसको जितना पैसा मिला है तो उस हिसाब से हमको डिसाइड करना होता है कि उसको इज्जत कितना देना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पैसा और रुतबा देख के ही हमें सब काम करते हैं। तो स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा बिल्कुल नहीं, तकनीकी सुधार नहीं। तो समाजवादियों के अनुसार आर्थिक असमानता किसे बढ़ावा देती है? तो यह केवल सामाजिक रुतबा और विशेष अधिकार जैसी असमानताओं को बढ़ावा देती हैं, जो कि समाज के निचले तबकों के लिए बहुत खतरनाक या खराब स्थिति है। हमारा 20वां प्रश्न है कि अध्याय के अनुसार लिंग, सेक्स और लैंगिकता, जेंडर में क्या अंतर है? जैसे हमने पीछे पढ़ा कि सेक्स तो जब बच्चा जन्म लेता है तो महिला या पुरुष के रूप में जन्म लेता है, तो कहीं ना कहीं जैविक संकल्पना है सेक्स। ठीक है, लेकिन जब हम जेंडर शब्द का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं जेंडर समाज द्वारा निर्मित है और यह एक भेद करने का, महिला और पुरुष के बीच भेद करने का एक बहुत ही आसान कारण है। ठीक है, जिसके आधार पर लोगों को महिला पुरुष में बांटा जाता है। सेक्स के आधार पर वो तो जैविक अंतर है महिला की, लेकिन जेंडर महिला का सामाजिक अंतर है कि जो समाज द्वारा बनाया गया है। पहला, दोनों एक ही हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों का अलग अलग अंतर निकाला जाता है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, लिंग प्राकृतिक है जिसे सेक्स कहते हैं, जबकि लैंगिकता समाज जनित है। बिल्कुल सही बात है कि जो सेक्स शब्द का यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक है, जब महिला पुरुष के रूप में जो जन्म लेता है, कुछ न कुछ समानताएं लोगों के बीच होती हैं। साथ ही जब हम जेंडर या लैंगिकता शब्द का यूज करते हैं तो यह समाज के द्वारा निर्मित की जाती है, समाज जनित है। तो यहाँ से भेदभाव करने का एक नया तरीका हमारे पास आता है। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न हमारे बीच है कि प्राकृतिक असमानता यानी नेचुरल इनइक्वलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब हम प्राकृतिक असमानता की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, इसका जिक्र इसमें किया गया है कि प्राकृतिक असमानता क्या है? तो यह समाज में अवसरों की कमी या किसी समूह के शोषण के कारण पैदा होती है। बिल्कुल गलत। प्राकृतिक असमानताओं को समाज में शोषण से कोई देना नहीं है। हमने शुरुआती तौर पर ही बात किया कि प्राकृतिक असमानता पे व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं है और वह जिस परिस्थिति में भी जन्म लेगा, जिस परिस्थिति में वह पैदा लेगा, उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो प्राकृतिक असमानता में समाज या अवसर की कोई बात ही नहीं है, शोषण का कोई बात ही नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, यह लोगों की जन्मजात विशेषताएं, विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभा का परिणाम मानी जाती है। तो प्राकृतिक असमानता में क्या होता है कि यह लोगों को जन्म से, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो किसी व्यक्ति के पास विशिष्ट क्षमता, उसकी प्रतिभा होती है, तो उसके आधार पर प्राकृतिक असमानता आता है हमारे बीच, क्योंकि प्राकृतिक पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ऑप्शन सी भी देखते हैं कि इसे आधुनिक तकनीक और चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से कभी नहीं बदला जा सकता। अब देखिए, प्राकृतिक असमानता में ये जो नहीं बदला जाता, ये कहीं ना कहीं गलत है। अब बदला तो पूर्णतः नहीं जाता, लेकिन आज तमाम सुविधाएं प्राकृतिक या साइंस के द्वारा की जा रही हैं। जैसे विकलांग लोगों के लिए व्हील चेयर बना दिया गया, आज कृत्रिम पांव, जिसका पैर कट गया है, जिसके पास पैर नहीं, उसके लिए आर्टिफिशियल पैर लग रहा है, जिसके पास आंख नहीं है उसके पास आर्टिफिशियल आंख लग रहा है, तो जिसके पास हाथ नहीं, आर्टिफिशियल हाथ लग रहा है। तो ऑप्शन सी भी गलत होगा। डी, राजनीतिक सिद्धांतकारों के अनुसार यह असमानता निजी संपत्ति के स्वामित्व के कारण उत्पन्न होती है। बिल्कुल गलत है, ये मार्क्सवादी का उदाहरण है। ये जो डी ऑप्शन है, यह मार्क्सवादी के अनुसार मानना है कि जो असमानता आई है वे कहीं ना कहीं निजी संपत्ति की देन है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा कि प्राकृतिक असमानता क्यों आती है? तो यह लोगों की जन्मजात विशेषता, विभिन्न क्षमता और प्रतिभा का देन है और इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। आइए, ये रहा हमारा टोटल 21 यानी 21 क्वेश्चन जो कि समानता टॉपिक से संबंधित था और इसे हमने पहले पढ़ चुका है। आगे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तमाम टॉपिकों को मैं बहुत विस्तार से कवर करवाऊँगा। तो पहले तो आपने वीडियो को इतना पेशेंस रख के देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि पॉलिटी विद आशु जो हमारा चैनल है, आपका चैनल है, उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारे द्वारा जो किया गया थोड़ा बहुत मेहनत आपके लिए प्रयास है, उसको भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन के रूप में कुछ लाइक शेयर सब्सक्राइब मिल सके। और आप जरूर फीडबैक में बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा, ताकि अगर किसी तरह का इसमें कोई
छूट गया हो या कोई टॉपिक रह गया हो तो उसमें सुधार करके हम और ला सकते हैं। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि मैं एनसीईआरटी को पढ़ रहा हूँ, जो कि तमाम बोर्ड परीक्षाओं के लिए, साथ ही नेट जेआरएफ परीक्षा के लिए, अलग अलग पीसीएस परीक्षा के लिए और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और इससे तमाम इस वीडियो के माध्यम से तमाम जो आपके संदेह हैं उसको दूर किया जाएगा और एक एक टॉपिक को एक बहुत विस्तार से पढ़ा जाएगा। तो ये हमारे 21 क्वेश्चन थे। कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।